तो आखिर कैसे पड़ी चौटाला परिवार में दरार? ताऊ देवीलाल का वो फैसला जिससे आपस में बंट गया परिवार। कैसा था ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर? आज सुनाएंगे आपको चौटाला परिवार के अनसुने किस्से। ये किस्से की शुरुआत करें तो ये किस्सा नवंबर 1989 का है, जब दिल्ली के हरियाणा भवन में देवीलाल थोड़े चिंतित नजर आ रही थी। देवीलाल के सामने चुनौती यह थी कि हरियाणा की कमान किसे सौंपी जाए। उन्हें अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला और छोटी बेटी रणजीत सिंह चौटाला में से किसी एक को चुनना था। देवीलाल की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि केंद्र में उनके जाने के बाद उनकी पार्टी एकजुट रहे, यानी पार्टी टूटे ना। उनके छोटे बेटे रणजीत चौटाला राज्य की राजनीति में सक्रिय थे और मुख्यमंत्री बनने की पुरजोर तैयारी कर रहे थे। दिसंबर 1989 को रणजीत ने दिल्ली के एक होटल में अपने समर्थकों के साथ बड़ी बैठक की और इसके बाद वे चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री बनने की तैयारियों में जुट गए। देवीलाल को यह कदम नागवार गुजरा। इस बीच उन्होंने अपने गृह मंत्री सपंत सिंह से पूछा कि क्या ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सत्ता संभालने के लिए उपयुक्त होंगे। देवीलाल सांसद चुने गए थे और उन्हें वीपी सिंह सरकार में शामिल होना था। सपंत सिंह ने तुरंत ओम प्रकाश चौटाला के संगठनात्मक कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे पार्टी को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और राज्य को भी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। फिर क्या था, उन्होंने देवीलाल को केंद्र में शामिल होने की सलाह दी क्योंकि उनके पास जनता का जनादेश था। सपंत सिंह ने बताया कि देवीलाल जी ने तुरंत वीपी सिंह को फोन करके 2 दिसंबर 1989 को केंद्र सरकार में शामिल होने की सहमति दी और ओम प्रकाश चौटाला को अपना उत्तराधिकारी और हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने 2 दिसंबर 1989 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवीलाल उस समय रोहतक जिले के महम से विधायक हुआ करते थे। वो रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से भी सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद महम सीट खाली हो गई। देवीलाल जी ने सीकर सीट छोड़ दी और रोहतक सीट रिटेन की। ओम प्रकाश चौटाला को काम करने की पूरी आजादी मिली, इसलिए रणजीत सिंह चौटाला को राज्यसभा भेज दिया गया। इसके बाद से देखा गया कि परिवार में लगातार जो दरार है वो उत्पन्न होती गई। बता दें कि सबसे जो चौंकाने वाली ओम प्रकाश चौटाला के किस्से हैं वो मुख्यमंत्री को लेकर है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी पर नजर डालते हैं। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल यानी एनएलओ के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की है। 7 बार विधायक बनने वाले चौटाला ने 3 बार उपचुनाव और 4 आम चुनाव जीतकर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की। ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर उनके 5 बार मुख्यमंत्री बनने की घटनाओं से खासा रोचक है। अब ये जो 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं इस कहानी पर भी नजर डाल लेते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1989 से 1990 तक। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने और 22 मई 1990 तक इस पद पर बने रहे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1990 में। जी हाँ, 12 जुलाई 1990 को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को हटाया गया। हालांकि 5 दिन बाद 17 जुलाई 1990 को उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। वहीं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए 1991 में। 22 अप्रैल 1991 को चौटाला तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल 2 सप्ताह के बाद ही 5 मई 1991 को राष्ट्रपति शासन लगने के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। वहीं चौथी बार मुख्यमंत्री बने 1999 में। आपको बता दें कि 24 जुलाई 1999 को वह चौथी बार मुख्यमंत्री बने। उस समय बंसीलाल सरकार में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था, जिससे राजनीतिक समीकरण बदले और ओम प्रकाश चौटाला फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आए। वहीं 5वीं बार की अगर हम बात करें तो 2000 से 2005 तक। मार्च 2000 में उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली और पूरे 5 साल तक इस पद पर बने रहे। वहीं ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा जाता है कि अपने खान पान को लेकर वो काफी सक्रिय थे, अनुशासित थे। ओम प्रकाश चौटाला के साथ 5 बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले संपत सिंह ने उनके बारे में और भी बातें बताई।
उन्होंने बताया कि चौटाला जी बेहद अनुशासित हुआ करते थे और हमेशा समय के पाबंद थे। अपने राजनीतिक स्थिति के बावजूद वे अपने खान पान में अनुशासित थे। वे सादा भोजन करते थे और जीवन में कभी शराब या किसी अन्य प्रकार का नशा नहीं करते थे। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, किसी से एक बार मिलने पर भी उनका नाम याद रखते थे। हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख में शामिल होना भी उनकी एक काबिलियत को दर्शाता है। जी हाँ, इंडियन नेशनल लोक दल का राज्य में अपनी सरकार बनाना उन्हीं की वजह से संभव हुआ था। देवीलाल जी के राष्ट्रीय राजनीति में उदय में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई थी। 3 दशकों से अधिक समय तक ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम करने वाले संपत सिंह ने बताया कि उनमें अद्भुत स्टेमिना था। वे आधी रात तक काम करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। वे हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होने की कोशिश करते थे। उनके पास अद्भुत कौशल था और वे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। हालांकि वे बहुत पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन कोई भी नौकरशाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर पाया। बिना गद्दे के बिस्तर पर सोते थे ओम प्रकाश चौटाला। जी हाँ, आपने सही सुना। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक बड़े नेता होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं इन तमाम तरह के ऐशो आराम से खुद को अलग रखते थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान चौटाला जी ने कभी किसी आईएएस अधिकारी को दोबारा नियुक्ति नहीं दी, जैसा कि आजकल आम है। संपत सिंह ने कुछ और रोचक बातें भी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में हमसे साझा की। उन्होंने बताया कि चौटाला जी अपने ड्राइवर से कार का एसी बंद करने के लिए कहते थे और बिना गद्दे के बिस्तर पर सोने की आदत थी। ये उनकी सादगी का प्रमाण नजर आता है। चौटाला जी का जीवन अनुशासन, सादगी और कर्मठता का प्रतीक था। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर जरूर आया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर काम करने की कोशिश की। उनका निधन हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक ऐसे नेता थे जो जनता के दिलों में राज करते थे। फिलहाल देखा कि किस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से चौटाला परिवार का एक अद्भुत कह सकते हैं कि कद हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आई। उसके बाद चौटाला परिवार और उनकी पार्टी एनएलओ 2 टुकड़ों में बढ़ती हुई नजर आई और परिवार जो एक वक्त पर हरियाणा की राजनीति में अहम ओहदा रखता था, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि ओम प्रकाश चौटाला का जो अंतिम संस्कार है वो दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों को देखने के लिए रख दिया गया है। फिलहाल हरियाणा में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।